So guys, welcome back in our session regarding the returns under GST। तो अब रिटर्न्स की बात करते हुए मैं आगे आता हूँ, आपसे बात करता हूँ सेक्शन नंबर 39। ओके, रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। जो गाइज रेगुलर रिटर्न्स होते हैं ना, रेगुलर मंथली रिटर्न, उसकी बात आज हम करेंगे यहाँ पे। तो गाइज रिटर्न का नाम है GSTR 3B। ओके, GSTR 3B सुना होगा आपने बहुत सी बार। सेक्शन 39(1) की बात चल रही है। 39(1) एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फाइल अ मंथली रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3। ठीक है, एक्चुअली उसको पहले GSTR 3 बोला जाता था, लेकिन वो 3 जो है उसको कुछ देर के लिए गवर्नमेंट ने फ्रीज करके रखा हुआ है और उसकी जगह पे GSTR 3B फाइल होता है गाइस। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फाइल अ मंथली रिटर्न। देखिए गाइस, ये रेगुलर रिटर्न है, ये फॉर्म GSTR 3 एक्सेप्ट किन किन को छोड़कर ISD, NRTP, कंपोजिशन टैक्स पेयर, TDS, उसके अलावा TCS। ठीक है, इन लोगों को टू बी फाइल्ड बाय 28th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करना है। अब आपको याद होगा तो फर्स्ट पार्ट में हमको GSTR 1 फाइल करना था, जो कि 10 तारीख तक फाइल करना था, और उसके बाद GSTR 3B फाइल करना होता है, जो 20 तारीख तक फाइल होता है। ठीक है ना। हाउएवर फाइलिंग ऑफ GSTR 3 इज़ बीइंग डेफर्ड। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया कि GSTR 3 को डेफर किया गया है और करंटली उसकी जगह पे GSTR 3B फाइल किया जाता है। ठीक है, तो आपको 3B ही याद रखना है, अभी फ़िलहाल 3B ही यूज़ में है। ठीक है ना। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ 3B। जैसे हमने GSTR 1 के कंटेंट्स की बात करी थी, वैसे ही यहाँ पे बेसिक डिटेल्स और अदर डिटेल्स है रिलेटिंग टू सप्लाईज। ना बेसिक डिटेल्स का गाइस GST नंबर, लीगल नेम और टैक्स पीरियड। एंड अदर डिटेल्स पे गाइस देखिए, यहाँ पे देखो गाइस, GSTR 1 में सिर्फ सप्लाई से रिलेटेड था, तो वो छोटा सा रिटर्न होता है, किसको कितना सप्लाई किया उसकी डिटेल दी जाती है। लेकिन GSTR 3B में सारी रिमेनिंग सारी इन्फॉर्मेशन 3B में आ जाती है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आ जाएगा आपका RCM सप्लाईज की डिटेल। ठीक है, कितने आपने ऐसे गुड्स परचेज किए जिस पे RCM था, कितने गुड्स ऐसे सेल किए जिस पे RCM था। उसके अलावा आपने इंटरस्टेट सप्लाईज कितना किया है उससे रिलेटेड, आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन पर्सन एंड जिनके पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ऐसे लोगों को कितना कितना आपने सप्लाई किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 3B में आपको देनी पड़ती है। गाइस एक बात बताइए, अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा UIN होल्डर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई फॉरेन एम्बेसी है यहाँ पे, ठीक है, USA की एम्बेसी है इंडिया में, ठीक है, तो उन्हें GST नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्हें क्या करते हैं, उन्हें एक लिमिटेड यूज़ के लिए GST में रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, जिससे कि वो सिर्फ अपना रिफ़ंड क्लेम कर सके। तो उसके लिए उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स दिया जाता है। ओके गाइस, उसके अलावा कितना आपके पास ITC है जो आप यूज़ कर सकते हो, एलिजिबल ITC। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कितना आपने एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और नॉन GST सप्लाई किया है। उसके अलावा आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई TDS या TCS कट हुआ होगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसका जो क्रेडिट आपके पास है वो भी 3B में आ जाएगा गाइस ना। तो ये तो हुई सेक्शन 39(1) की बात, जहाँ पे रिटर्न कौन सा है, रिटर्न GSTR 3B। ओके, नेक्स्ट नाउ 39(2). 39(2) में हम लोग GSTR 4 की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, GSTR 4 जो है ये किसके लिए होता है गाइस, वो लोग जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करते हैं उनके लिए होता है। सो सेक्शन नंबर 39(2), एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड द पर्सन पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019। तो गाइस ये हुआ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, हमने पढ़ा था ना, स्पेसिफिक स्कीम है जहाँ पे लोअर रेट पे टैक्स पे करते हैं। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे, उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019 में
जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहा गया था कि आप 6% से टैक्स पे कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते ये कि आप कोई भी क्रेडिट क्लेम नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग GSTR 4 फाइल कर देंगे गाइस। इट इज़ फाइल फॉर अ ईयर और अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल ईयर। अब ये GSTR 4 जो होता है इसमें कैसा होता है गाइस, आप क्वार्टरली एक स्टेटमेंट फाइल करते हो जिसमें आप टैक्स का असेसमेंट करते हो और टैक्स पे करते हो, लेकिन जो रिटर्न होता है वो ये एनुअल होता है, ईयर में एक बार। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, सच पर्सन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट इन फॉर्म GST CMP 08। गाइस ये CMP 08 जो है ये अभी अभी कुछ महीनों पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो GSTR 4A को हटाकर GST CMP 08 लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पेमेंट। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें डिटेल्स होती है कि आपने कितना कितना टैक्स पे किया हर क्वार्टर के लिए, और एवरी क्वार्टर बाय 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। तो गाइज अब देखिए तीसरी ड्यू डेट जो हमको याद रखनी है, जो कि CMP 08 फॉर्म के लिए है, वो है 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। जैसे ही आपका 3 मंथ्स का क्वार्टर एंड हो तो उसका नेक्स्ट मंथ जो होता है उसकी 18 तारीख या उससे पहले आपको ये स्टेटमेंट जो है वो फाइल करना होता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वही मैंने नोट किया है। GSTR 4 इज़ टू बी फाइल्ड एन्युअली, लेकिन टैक्स जो है टैक्स इज़ टू बी पेड क्वार्टरली। ओके गाइज, तो गाइज देखिए गवर्नमेंट ने कितना मस्त सॉल्यूशन निकाला कि उन्हें मतलब जो कंपोजिशन स्कीम वाले लोग हैं उन्हें भी परेशानी ना हो कि हर 3 महीने में रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि वो सब छोटे बिजनेस वाले लोग हैं तो उन्हें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ भी मिलने चाहिए ना। तो इसलिए 3 मंथली इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि रेवेन्यूज़ आप दे देना, 3 मंथली आप टैक्स पे कर देना, लेकिन रिटर्न आप साल में एक ही बार फाइल करना। उससे क्या होगा, आपका कंप्लायंस का कॉस्ट भी कम होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ भी मिलते रहेंगे। ओके यस, अब इस रिटर्न की GSTR 4 की मैं बात कर रहा हूँ। ड्यू डेट है गाइस 30th अप्रैल। जैसे ही ईयर 31 मार्च को ईयर एंड हुआ, वहाँ से एक महीने के एंड पे मतलब 30 अप्रैल ऑफ सक्सेडिंग फिनेंशियल ईयर आपको GSTR 4 फाइल करना रहेगा। फिर से उसी तरह का टेबल बनाया है मैंने, जहाँ पे एक तो बेसिक डिटेल्स है और दूसरा है डिटेल्स रिगार्डिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। तो बेसिक डिटेल्स में वही इन्फॉर्मेशन, GSTIN, नेम, TDS TCS, क्रेडिट रिसीव, ठीक है, TDS TCS का कितना क्रेडिट मिला वो, उसके अलावा टैक्स इंटरेस्ट, कोई लेट फी हो तो वो पेनल्टी, जो पेएबल हो, जो पे करी हो, सारी चीज़ें, एंड कोई रिफंड आपने क्लेम किया हो तो वो। उसके अलावा गाइस अदर इन्फॉर्मेशन में, अदर डिटेल्स में इनवॉइस वाइज डिटेल्स रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न में इनवॉइस वाइज डिटेल्स गाइस देखो ध्यान दो, मतलब आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट देना है इनवॉइस नंबर के साथ। RCM और इंपोर्ट किया हो कुछ तो उसकी भी डिटेल्स। उसके अलावा आपने CMP 08 के थ्रू जो टैक्स पे किया है उसकी डिटेल्स रहेगी GSTR 4 में। उसके अलावा एक और स्टेटमेंट होगा टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ इन एंड आउट सप्लाईज अट्रैक्टिंग RCM के रिलेटेड जो सप्लाईज है उसको टैक्स रेट वाइज डिफरेंशिएट कर करके आपको वहाँ पे शो करना होता है। गाइस ये पूरे फॉर्मेट जो है ये गवर्नमेंट बना के ही देती है, तो हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, उनके फॉर्म में हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। बहुत ईजी होता है, लगता है बहुत डिफ़िकल्ट पर होता है बहुत ईजी। ओके नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये भी आपको अब ऑफकोर्स जो कंपोजिशन स्कीम वाला है वो अकाउंटिंग में भी ना करता हो तो ऐसे केस में आउटवर्ड सप्लाईज की तो वो कंसोलिडेटेड डिटेल्स ही दे सकता है, मतलब एक पूरी टोटल फिगर दे देगा कि इतना इतना मेरा सेल हुआ है, ठीक है। यस, नाउ ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। अब देखिए गाइस, मैंने आपको पहले लास्ट इसमें भी बताया था कि जैसे ही कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना GSTR 1 फाइल करता है तो वो जो B2B के हेड में जो एंट्रीज करता है उसके थ्रू गवर्नमेंट का जो GST पोर्टल है वो क्या करता है कि जिसका क्रेडिट है उन लोगों को उनके GST नंबर
के थ्रू ट्रेस करके उन्हें वो क्रेडिट सप्लाई कर देता है, ताकि उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो क्रेडिट दिखाई दे जो कि उन्हें एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना था। समझ में आया? सो इनवर्ड सप्लाईज ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग GSTR 1 है ना, विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 4A। ओके, समझ रहे हो ना ऑटो पॉपुलेशन का मीनिंग? ये GST पोर्टल के थ्रू डेटा को यूज़ करके परचेसर को ट्रेस करके फिर उसे उसका क्रेडिट जो है उसके अकाउंट में शो करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो पॉपुलेशन। ठीक है, और एक नोट है मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग। एज पर सेक्शन 29(2) द प्रॉपर ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन किसी टैक्सेबल पर्सन का कैंसिल भी कर सकता है अगर उसने कंटिन्यूसली गाइस 3 टैक्स पीरियड्स तक उसने GSTR 4 फाइल नहीं किया, मतलब 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं किया। दूसरा, एनी अदर टैक्सेबल पर्सन हैज़ नॉट फर्निश्ड, तो ये तो हुआ कंपोजिशन के लिए। और जो मंथली रिटर्न वाले लोग हैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, उन्होंने अगर 6 मंथ्स तक रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। नाउ और एक नोट यहाँ पे, GSTR 3B एंड GSTR 4 क्या बोल रहे हैं ये लोग? GSTR 3B एंड GSTR 4 नीड टू बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज़ नो बिजनेस एक्टिविटी। तो गाइज अगेन वही जैसे हमने पहले भी बात की थी, GSTR 1 में भी बात की थी कि सर अगर मैंने कुछ सेल किया ही नहीं तो रिटर्न भर के क्या करूँ, रिटर्न में कुछ आएगा ही नहीं। हाँ तो 00 लिख, लेकिन रिटर्न तुझे फाइल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 की बात करूँगा, जहाँ पे गाइज अब रिटर्न जो आया है वो आया है GSTR 5। कौन फाइल करता है ये फाइल करता है NRTP, दैट इज़ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, देखो, सप्लायर हु डू नॉट हैव बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, ऐसे लोग जिनका इंडिया में कोई बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो इंडिया में एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आए हैं ताकि वो यहाँ पे कुछ सेल करें और बाद में वापस चले जाएंगे। तो ऐसे केस में वो कहलाए जाते हैं NRTP, दैट इज़ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो गाइज वो क्या करता है, वो GSTR 5 वो मंथली फाइल करता है। ठीक है, जिसमें वो अपनी आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स शो करता है। उसकी ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट होती है 20 डेज आफ्टर एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, अगर इनका रजिस्ट्रेशन कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है तो वो उस टाइम पीरियड के 7 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना होगा, या फिर अगर इनका रेगुलर कंटिन्यूस रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जिसकी कोई ऐसी लिमिटेड वैलिडिटी नहीं है, तो इन दैट केस उन्हें मंथ एंड के बाद 20 डेज के अंदर रिटर्न फाइल करना होगा। राइट गाइस? यस। NRTP इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न, और यहाँ पे ये है। अब गाइस जैसे कि यहाँ से बात निकले तो मैं आपको बता देता हूँ, पर वैसे आगे उसका डिस्कशन आएगा ही एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, तो वहीं पे बात कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे। सेक्शन 39 सबसेक्शन 4। अब गाइस बात आई ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मीनिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है, अर्लियर लेक्चर्स में। तो ISD शैल फाइल GSTR 6। तो गाइस ये सब आप याद रखना, NRTP के लिए GSTR 5 है और ISD के लिए GSTR 6 है। ठीक है, अगेन मंथली रिटर्न है, प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ। अब ये क्या करेगा, ITC उसने कितना रिसीव किया, टोटल कितना हुआ, उसमें से कितना एलिजिबल और कितना नॉन एलिजिबल था, और उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और उसने कौन सी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स इशू करी, इसकी सारी डिटेल जो है GSTR 6 में आ जाएगी, जिसकी ड्यू डेट हो जाएगी 13th ऑफ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ। तो गाइज और एक ड्यू डेट जो आपको याद रखनी रहेगी, GSTR 6 की डेट होती है, ड्यू डेट होती है 13th ऑफ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ। अगेन यहाँ पे भी ऑटो पॉपुलेशन का कंसेप्ट लग जाता है, जो भी ITC उसने रिसीव किया है उसका ऑटो पॉपुलेशन होके GSTR 6 में दिखाई देता है। राइट, नाउ नेक्स्ट सेक्शन 39 सबसेक्शन 3। रजिस्टर्ड पर्सन लायबल फॉर TDS शैल फाइल GSTR 7 मंथली। अब वो पर्सन जिन्हें TDS कट करने से के लिए बोला गया है, ठीक है, जनरली गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं,
उसके अलावा कुछ नोटिफाइड पर्सन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कौन सा फॉर्म है, GSTR 7। ड्यू डेट है 10th ऑफ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ। नाउ GSTR 2A और 4A, द डिटेल्स ऑफ TDS। तो जो TDS की डिटेल ये लोग GSTR 7 में फर्निश करते हैं वो रेसिपिएंट के GSTR 2A या 4A में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, राइट। यस, नेक्स्ट TDS सर्टिफिकेट। अब देखिए गाइस, हमने जब TDS हम पढ़ रहे थे ना, तब हमने बात की थी कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी TDS कट करता है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। तो वो सर्टिफिकेट का ये फॉर्म है, फॉर्म GSTR 7A इज़ टू बी इशूड टू रेसिपिएंट्स विद इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट टू गवर्नमेंट। TDS वाला पार्ट आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा। नाउ आ जाइए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) इज़ वैलिड ओनली व्हेन सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज पेड। तो गाइस एक नोट्स है मेरे पास, 39(1) में आप 3B रिटर्न GSTR 3B फाइल करोगे तो ये रिटर्न आपका तभी वैलिड माना जाएगा जब आपने टैक्स पे किया है। आपने सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कर दिया, इसका मतलब ये वैलिड रिटर्न नहीं होगा। अब गाइस ये कहने के पीछे एक लॉजिक है। देखो, GST पे नहीं करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, शॉर्ट पेमेंट पे इंटरेस्ट लगता है। और जब हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं ड्यू डेट के अंदर तो हमें पेनल्टीज़ लगती है डिफरेंटली। अब अगर आप बोलोगे कि मैंने रिटर्न तो फाइल कर दिया था, सिर्फ टैक्स पे नहीं किया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करने की पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका रिटर्न वैलिड ही नहीं है। आपने तो रिटर्न के साथ में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बनता है। अदरवाइज़ लोग क्या करते थे, जो टैक्स कैलकुलेट करते थे और रिटर्न फाइल करते थे, पेमेंट नहीं करते थे, उससे क्या होता था उन्हें पेनल्टीज़ नहीं लगती थी जो लेट रिटर्न पे लगती है वो, ठीक है। तो आप ऐसे आप टैक्स प्लानिंग ना करें, ठीक है। ऐसे आप प्लानिंग करके गवर्नमेंट को बेवकूफ़ ना बनाए, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट आया है, ठीक है। रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) इज़ वैलिड ओनली व्हेन सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज पेड, राइट। नाउ रिटर्न फॉर करंट मंथ कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन रिटर्न ऑफ प्रीवियस मंथ हैव बीन फाइल्ड। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मंथ्स का रिटर्न फाइल किया और कुछ मंथ का फाइल नहीं किया। और वैसे भी गवर्नमेंट ने बोल के रखा है ना कि अगर आपका बिजनेस ना हो, अगर आपका सेल ना हो, अगर आपका परचेज ना हो, सब कुछ ज़ीरो है, फिर भी रिटर्न फाइल करो, ओके। तो इसका मतलब ये है कि एक भी टैक्स पीरियड जो है छूटना नहीं चाहिए। और अगर पीछे का कोई टैक्स पीरियड छूट गया होगा जिसका आपने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो आप करंट पीरियड का फाइल कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है। सो रिटर्न फॉर करंट मंथ कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन रिटर्न ऑफ प्रीवियस मंथ हैव बीन फाइल्ड, राइट ना। उसके अलावा गाइस अगर आप कंपनी या LLP हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको E-साइन या EVC यूज़ करके E-साइन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना रिटर्न जो है वो DSC के थ्रू साइन करना पड़ेगा अगर आप कंपनी या LLP हो तो, ठीक है। और अगर आप अदर्स हो तो आप E-साइन मतलब जो आधार नंबर से EVC E-साइन जो आधार नंबर से जनरेट होता है, ठीक है, आधार OTP, ये सब आपको पता होना बहुत मुश्किल है। अगर आप CA से रिलेटेड अगर आप एजुकेशन में हो या आपने CA किया हुआ है या फिर आपने आर्टिकलशिप करी है या किसी CA के ऑफिस में काम किया है, ठीक है, GST प्रैक्टिशनर के साथ काम किया है, तो ही आपको ये पता होगा, अदरवाइज़ तो पता नहीं होगा। तो E-साइन या EVC के थ्रू जो है अदर पीपल अपना रिटर्न जो है वो साइन करते हैं। गाइस रिटर्न जब तक कि साइन ना किया जाए तब तक कि वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने उस पर सिग्नेचर नहीं किया मतलब आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप कल जाके बोलोगे कि रिटर्न आपने फाइल ही नहीं किया था, मतलब आपने रिटर्न में झूठ बोला होगा, आपने उसके अगर E-साइन नहीं किया है तो आप कल जाके ये बोल सकते हो ना कि ये रिटर्न मैंने फाइल ही नहीं किया, इसलिए मैंने झूठ बोला ही नहीं, किसी और ने मेरे बिहाफ पे कर दिया होगा मुझे फंसाने के लिए। तो ऐसी सब बातें ना हो, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो आपके रिटर्न्स को सिग्नेचर से वेरीफाई करवाती है, ओके, यस। इसके अलावा गाइस कुछ अदर रिटर्न्स भी है जिसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।